तो जैसा बता रहे थे कि इट इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव। हम लोग एंजाइम को क्यों इंट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या इमोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर इंट्रैप कर लेते हैं या इमोबिलाइज करेंगे तो ये ऑलवेज ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब कह रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम, जो भी एंजाइम हम यूज करते हैं कहीं भी किसी प्रोसेस में, तो मोस्टली वो सोल्यूशन में चला जाता है, और जैसे अगर हम चीज में यूज करते हैं तो वो वे के साथ निकल सकता है और वो वेस्ट हो सकता है। क्योंकि वो सोल्यूशन में चला जाता है इसलिए उसको सेपरेट करना और उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें कि एंजाइम हमारा यूज हो जाए, जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट भी कर दे, और जब हम लोग उसको रीयूज करने की बात है तो हम उसको इफेक्टिवली यूज भी कर सके। तो ये इमोबिलाइजेशन टेक्निक जो है वो यही है, और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो है वो मतलब कि जे एम नेल्सन एंड ग्रिफिन ने 1916 में दिया था। और उसके लिए उन्होंने एक सपोर्ट तैयार किया था, एब्जॉर्प्शन यानी कि सरफेस एब्जॉर्प्शन करवाने का एक उन्होंने टेक्निक के साथ किया था। और उन्होंने यूज किया था चारकोल और एलुमिना एज एब्जॉर्बेंट को यूज किया था, जिससे कि कम से कम लॉस हो। लेकिन कह रहा है हाउएवर दिस टेक्निक ऑफ इमोलाइजेशन कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ 40 ईयर इन 1954 टू 1961। ये बहुत दिनों तक इसका यूज नहीं हो सका। सो इन सिंपल टर्म मतलब इमोबिलाइजेशन मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज को, उसकी मोबिलिटी को हम लोग ब्लॉक कर दे ताकि वो सोल्यूशन में नहीं जाए। तो इमोबिलाइज एंजाइम जो है इसमें सिंपली यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एंजाइम है उसको किसी इनर्ट मटेरियल से, सच है जैसे कैल्शियम एल्जिनेट, पहले तो चारकोल वगैरह का यूज होता था, पर चारकोल हो सकता है कि टेस्ट वेस्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट का खराब कर दे, तो कैल्शियम एल्जिनेट जो होता है वो यूज होता है, और इसमें मतलब कि वही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। और ये जो कैल्शियम एल्जिनेट का यूज है ये काफी इसका मतलब कि ये काफी प्रचलित हुआ, और ये काफी मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बना वो काफी अच्छे से हुआ। सो सिंपली क्या करते हैं, इमोबिलाइज एंजाइम जो है वो सिंपली क्या करता है कि फिजिकली इंट्रैप्ट हो जाता है या कोवेलेंटली लिंक्ड हो जाता है जो भी तुम इनर्ट मटेरियल या जो भी इनसॉल्युबल मैट्रिक्स यूज करते हो, जिससे कि ये जो नेचुरल सबस्ट्रेट है उस पर हमारा यूज कर सकता है। जो मैट्रिक्स है यूजली हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर लेते हैं, जैसे पॉलीएक्रिलामाइड लेते हैं, कराजिनिन लेते हैं, चिटेन लेते हैं, सेलुलोज होते हैं, स्टार्च, ग्लासवीड एक्सेट्रा वगैरह हम लोग यूज करते हैं। अब इसका क्या क्या एडवांटेज है? एडवांटेज तो भाई इनसॉल्युबल फॉर्म का ऑब्वियसली बहुत एडवांटेज है कि तुम इनसॉल्युबल अगर फॉर्म में तो सोल्यूशन से वो बहेगा नहीं तो तुम एक तो क्योंकि सॉलिड सबस्ट्रेट पे वो एडजॉर्ब है तो उसका इफेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब तुम उसको रीयूज भी कर सकते हो, मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया उसके बाद फिर तुम उसका दोबारा यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि जो इमोबिलाइजेशन है, सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ एंजाइम है उसका प्रोसेस जो होगा वो काफी आसान कर देगा, और इसको हम लोग रीयूज और रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है यही है। दूसरा है कि जो इमोबिलाइज एंजाइम है वो मैट्रिक्स से बाइंड कर सकता है, और मैट्रिक्स से बाइंड करने के कारण जो भी प्रोसेस में तुम चेंजेस इन पीएच कर रहे हो या टेम्परेचर दे रहे हो या कोई हैरस उस पर प्रोसेस कर रहे हो, तो उस प्रोसेस से वो एंजाइम को बचाए रखेगा ताकि तुम्हारा एंजाइम जो है वो इनएक्टिव नहीं हो। तो वही कह रहा है कि इमोबिलाइज एंजाइम हैव एबिलिटी टू बाइंड अ मैट्रिक्स बाय व्हिच इट्स तुम वो ना, हाँ, by which it typically possess greater resistance to change in pH and temperature and have operational stability than the soluble form of enzyme। Obviously ये बचा रहता है जो भी तुम्हारा क्योंकि हाई टेम्परेचर भी देते हो, कई बार पीएच चेंजेस भी होता है, इन सब चीजों से वो बचा रहता है। अब कह रहा है कि reaction mixture or product specifically contain only solvent and reaction product, and so more or less do not require complex purification as the processed product is not contaminated with the enzyme। क्योंकि तुमने इनर्ट मटेरियल यूज किया है, इनर्ट मैट्रिक्स यूज किया है, तो वो भी बेसिकली तुम्हारे सबस्ट्रेट से रिएक्शन नहीं करेगा, और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें सिर्फ तुम्हारा एंजाइम और रिएक्शन प्रोडक्ट्स होगा, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी चीज नहीं रहेगा। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो किसी चीज से कंटामिनेटेड भी नहीं होगा, प्लस जो तुम एंजाइम उससे आइसोलेट कर रहे हो, एंजाइम भी तुम्हारा अनकंटामिनेटेड रहेगा, जिसको कि तुम आराम से नेक्स्ट प्रोसेस में यूज कर सकते हो।
इफिशियंसी एंड एफिकेसी कैसे बढ़ाता है ये तो जानते हो, जब किसी चीज को सॉलिड सरफेस से तुम एब्जॉर्ब करा दोगे तो वो डायरेक्ट एक्ट करेगा देन कि तुम किसी सोल्यूशन में डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी इफिशियंसी एंड एफिकेसी दोनों ही बढ़ जाएगी। सर्टेन मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर बेटर पॉसिबल विद द इमोबिलाइजेशन। ऑब्वियसली जब चीज किसी चीज को जब तुम एकदम फिक्स करके और तब उस पर कोई रिएक्शन करते हो तो किसी भी तरह का उसमें तुम मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब क्या क्या मेथड्स है इमोबिलाइजेशन का, है ना, तो इसको या तो कैरियर बाइंडिंग कराओ, कैरियर से किसी कैरियर से बाइंडिंग करा दो, तो इसके लिए तुम दो तरह का मेथड्स यूज करते हो, फिजिकल एड्जॉर्शन कराते हो या आयोनिक बैंड कराते हो। तो ये दिस इज द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इंसॉल्युबल कैरियर। उस कैरियर को यूज करते हैं जो कि वाटर इंसॉल्युबल हो और उसको हम लोग सरफेस एड्जॉर्ब करा देते हैं, एंजाइम को उसके ऊपर हम लोग ट्रैप करा देते हैं। दूसरा या तो हम लोग करते हैं कि जो वाटर इंसॉल्युबल कैरियर हैं उनमें हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग मतलब आयन एक्सचेंज मेथड कराते हैं। अब ये फोटो तो है नहीं, इसका पिक्चर अलग से हम लोग देखेंगे। कई तरह के जैसे पॉलीसेकेराइड सिंथेटिक पॉलीमर वगैरह हम लोग लेके उससे हम लोग आयन एक्सचेंज करा देते हैं या कोवैलेंट बाइंडिंग करा देते हैं। वाटर इंसॉल्युबल कैरियर को मतलब जैसे कि ग्लूटाल्डिहाइड जो है इससे कोवैलेंट बाइंडिंग हो जाता है। तो एक मेथड हो गया इसमें कि मतलब अगर कैरियर बाइंडिंग का होगा तो तुम्हारे पास तीन प्रोसेस है, या तो फिजिकल एड्जॉर्शन, आयनिक एड्जॉर्शन या कोवैलेंट बाइंडिंग करा सकते हो। हाँ, दूसरा है तुम्हारा क्रॉस लिंकिंग। हाँ, इसमें क्या कर देते हैं कि इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंजाइम बाय फंक्शनल और मल्टी फंक्शनल रिएजेंट्स, मतलब कि हम लोग कई तरह के इसमें इसमें दिया होगा कि कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं। या तो हम लोग इनट्रैपमेंट करा देते हैं, ट्रैप कर देते हैं इनसॉल्युबल बिट्स, जैसे ग्लास बिट्स भी तुम यूज कर सकते हो और माइक्रोस्फेयर यूज कर सकते हो, या एक प्रोसेस जो बताया था कि लाइपोसोम के अंदर भी हम लोग इंट्रैप करा सकते हैं, है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं। अब कह रहा है कि क्या क्या एप्लीकेशन है तुम्हारे पास जो इमोबिलाइज एंजाइम का। तो ये तुम्हारा टेबल इसमें दिया हुआ, बट इसमें अगर कोई बात नहीं, टेबल नहीं है तो हम दूसरा टेबल बनाएंगे कि क्या क्या हमारा इमोबिलाइज एंजाइम का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये तो पता नहीं इसको बंद कर रखा है क्यों नहीं खुल रहा है ये, लेकिन अलग से हम लोग इसका टेबल निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये वो है तुम्हारा होल सेल इमोबिलाइजेशन। इसमें हम लोग कह रहे हैं द टर्म इमोबिलाइज सेल रिफर टू कीपिंग द सेल इन वन प्लेस जनरली इन अ सर्टेन रिएक्शन सेल आर फ्लोटिंग अराउंड द, ऑलरेडी बता चुका है कि जो सेल है वो सोल्यूशन के ऊपर हमारा मतलब कि तैरता रहता है, तो इसीलिए सेल इमोबिलाइजेशन में सेल को हम लोग ट्रैप कराते हैं या स्टक कराते हैं स्टिकी सरफेस से while nutrient flow over them. This method is more appropriate and useful when there is a need for using or when a series of enzymes are required in this process. So whole cell immobilization was defined as the physical confinement or localization of intact cells to a certain region of a space with preservation of some desired catalytic activity, and this process that often mimic what occur naturally when cell grow over a surface or within natural surface. देखो इसमें हम लोग क्या कराते हैं ना कि होल सेल इमोबिलाइजेशन मतलब कि पूरे जो मतलब जो एंजाइम है उसके पूरे के पूरे एंजाइम को हम किसी सेल से उसको इमोबिलाइज करा के और उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन मेथड करते हैं। जैसे सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट रहता है उसके ऊपर हम लोग एंजाइम डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग सेल से इंटरेक्ट करा के उसके ऊपर से एंजाइम डलाते हैं। और इसमें कह रहा है कि जब सीरीज ऑफ मल्टीपल रिएक्शन, मान लीजिए कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा हमारा एंजाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइम को इमोबिलाइज करा के, होलसेल इमोबिलाइज करा के करके और उसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट अपना करते हैं। तो वन बाय वन जो है ये मान लीजिए कि प्रोटीन कोगुलेशन हुआ तो वो एक एंजाइम किया, फिर दूसरा एंजाइम आया वो दूसरा अपना एक्टिविटी किया, लाइपेज वाला एक्टिविटी किया। तो इस तरह से मतलब कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो होलसेल इमोबिलाइजेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या क्या एडवांटेज है, ऑब्वियसली एंजाइम आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन स्टेप जो होगा वो इसमें जरूरी नहीं होगा। So the catalytic, so the higher stability in a catalytic power and enzyme activity have multivariant enzyme application eliminate the need for immobilization of multi, मतलब एक तो higher stability होगी, catalytic power and enzyme activity भी इसमें बहुत ज्यादा होगी। मतलब इसमें समझ रहे हो माइक्रोबियल सेल के ऊपर एंजाइम को हम लोग इंट्रैप करा दे रहे हैं,
ठीक है ना। तो क्या होगा कि माइक्रोब्स के अंदर ही रहेगा, जो तुम माइक्रोब से बार बार निकालोगे वो प्रोसेस तुम्हें इतना जरूरत नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन स्टेप तुम्हारा इसमें नहीं रहेगा। अपना जो माइक्रोब्स है उसके अंदर अपना एंजाइम जो होगा इमोबलाइज रहेगा और तुम अपना रिएक्शन आराम से करा रहे हो। और क्योंकि इसमें सेल इमोबलाइजेशन है इसलिए इसकी एक्टिविटी भी तुम्हारा काफी रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें हम कई तरह के मतलब कई जो ऐसा प्रोडक्ट है उसमें कई मल्टीपल एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस भी हमारा है ना मल्टी वेरिएंट एंजाइम एप्लीकेशन, मतलब एक सेल के ऊपर तुम कई तरह के एंजाइम को इंटरैप करा सकते हो। एक ही तुम सेल लो और उसके ऊपर तुम कई तरह के एंजाइम को इंटरैप करा सकते हो। तो एक सेल जो होगा वो कई मल्टीपल फंक्शन भी कर सकता है कि तुम बार बार अलग अलग एंजाइम यूज कर रहे हो, उसकी बजाय तुमने एक सेल पे ही कई तरह के एंजाइम को तुमने इंट्रैप करा दिया, इमोबिलाइज करा दिया और उससे तुम रिएक्शन ले रहे हो। सो एलिमिनेटिंग द नीड फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एंजाइम, है ना। इसमें तुमने मतलब कि एक ही सेल के ऊपर कई तरह के तुमने एंजाइम को इंटरैप करा दिया, इसलिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत नहीं है। इंट्रासेलुलर एंजाइम नीड नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड प्रायर टू द रिएक्शन, दे मे बी यूज डायरेक्टली। जो भी इंट्रासेलुलर, कई बार जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं मतलब कि वो विद इन सेल होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती इसमें हम लोग। क्योंकि देखो दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और एक इंट्रासेलुलर एंजाइम होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में जो माइक्रोबियल सेल होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो आउटसाइड द मीडियम सेक्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तुमने किसी रिएक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना एंजाइम बाहर सेक्रेट कर दिया, रिएक्शन हो गया और तुमने किसी प्रोसेस से उस माइक्रोब्स को हटा दिया। लेकिन इंट्रासेलुलर एंजाइम में क्या होता है कि सेल के अंदर ही रहता है, सेल के अंदर रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि तुम्हें मतलब कि जब एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो सेल जो सेल है उसका एक कई प्रोसेस होता है जिसके थ्रू तुम एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो इंट्रासेलुलर, जहां पे इंट्रासेलुलर एंजाइम की जरूरत है उस केस में तुम्हें माइक्रोब्स को अलग करने की जरूरत नहीं है और उसमें किसी तरह का तुम्हें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने सेल के अंदर ही उसको इंटरैप कराया हुआ है। तो डायरेक्ट तुम सेल डालो और तुम्हारा रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा। जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत सिंपल मैनर में होगा और ये टेक्निक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी लो प्रोडक्टिविटी होती है, लो रेजिस्टेंस होता है, मास ट्रांसफर तुम नहीं कर सकते। कई बार जो प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन है क्योंकि सेल के साथ ही रहता है तो वो हो जाता है। बाई प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यू टू लिसिस ऑफ सेल और टॉक्सिक मेटाबोलाइट, क्योंकि सेल का अपना भी मेटाबॉलिज्म होगा इसलिए टॉक्सिक मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर सकता है, इसीलिए ये है। अब देखो क्या क्या तुम्हारे पास मेथड्स हैं होलसेल इमोबिलाइजेशन का। पहला तो तुम कर सकते हो कि बाइंडिंग दिस टेक्निक, हाँ पहला तो वीक बॉन्ड्स के थ्रू कर सकते हो, फ्लोकुलेशन। देखो माइक्रोबियल सेल आर इनकरेज टू एग्रीगेट टू फॉर्म क्लम्प्स एंड देन रिजल्टिंग इन फ्लॉक फॉर्मेशन। जैसे तुमने बता दिया कि होलसेल इमोबिलाइजेशन में माइक्रोबियल सेल के ऊपर हम लोग एंजाइम को इमोबिलाइज कराते हैं। तो इसमें या तो अब एक सेल तो तुम माइक्रोब का तो एक सेल तुम क्या ही अलग कर पाओगे और एक सेल क्या ही तुम्हारा ये होगा, तो इसलिए तुम्हारा एक ग्रुप ऑफ सेल चाहिए। तो पहले क्या करोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम फ्लॉक बनाओगे, फ्लॉकुलेट कराओगे, उसको एक क्लम्प बनाओगे और उसको एक एग्रीगेट करोगे under the influence of weak chemical forces such as van der Waals forces, hydrogen bond. However, such weak chemical bond forces are strongly influenced by pH, ionic strength and reagent, है ना। फ्लोकुलेशन में या तो कह रहा है कि या तो तुम क्या करो कि सारे माइक्रोबियल सेल को क्लम्प बनाने में, और कैसे बनाएगा वो अपना एक वीक वंडर वाल फोर्स से वो अपना अटैच हो जाएगा या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू उनको अटैच कराओ। लेकिन अगर तुमने कुछ उसमें हर्स उसमें करा, जैसे पीएच का चेंज किया या तुमने हाई टेम्परेचर दे दिया या तुमने कुछ आयोनिक स्ट्रेंथ वगैरह में कुछ चेंजेस कर दिए तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एडजॉर्शन। एडजॉर्शन मतलब लिविंग माइक्रोबियल सेल आर वीकली एडजॉर्ब ऑनटू द नॉन चार्ज सरफेस विद van der Waals force, hydrogen bonds and hydrophobic interaction, so the so that the cell can be easily set from the surface under the influence of shear forces of अब कह रहा है कि जो लिविंग माइक्रोबियल सेल होते हैं उनको हम लोग किसी सरफेस से, है ना, किसी सरफेस से हम लोग उसको बाइंड कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो अगर हमने मतलब कि जो माइक्रोबियल सेल है वो उस जो भी तुमने यूज किया हुआ जिसको एब्जॉर्ब कराने के लिए तुमने किसी सरफेस को यूज किया है वो उससे हट भी सकता है।
और आयोनिक बॉन्ड तो यही है कि चार्ज का एक दूसरे से एक्सचेंज हो, है ना। हम अगर सेलुलोज या सिफाडेक्स का तो काफी यूज हुआ है, और इससे हम लोग कुछ आयोनिक बॉन्ड से भी उनको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा मजबूत होगा, तो आयोनिक बॉन्ड मजबूत होगा तो ये जो तुम्हारा मतलब कि इससे ये होगा कि जो तुम्हारा जो माइक्रोबियल सेल है वो एक दूसरे में काफी अच्छे से बाइंड रहेंगे, मतलब क्योंकि तुमने सेलुलोजिक बेस दे दिया, सिफाटेक्स दे दिया, तो वे एक दूसरे से काफी अटैच रहेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग बोन में कह रहा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, होल सेल और इनर्ट स्टेबल कैरियर बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल सिलेनाइज और डिवेटाइज पोरस क्लास को हम लोग यूज करते हैं। और लेकिन ये कह रहा है कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ये जनरल टॉक्सिक जो रिएजेंट इसमें जो लोडिंग कैपेसिटी के लिए जो तुम रिएजेंट यूज करते हो वो काफ़ी मतलब टॉक्सिक हो जाता है। और हालांकि ये मेथड बहुत एफिशिएंट है, फिर भी हम इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है क्रॉस लिंकिंग, अगर हम लोग न्यूट्रल डिहाइड को यूज करते हैं तो उससे वो क्रॉस लिंक्ड हो जाता है, जिसके कारण तुम उसको यूज करते हो। मेन थिंग कि तुमको जो माइक्रोबियल सेल है उसको किसी भी तरह तुमको इमोबिलाइज करना है, माइक्रोबियल सेल को यूज करना है। अब इस माइक्रोबियल सेल को तुम कैसे किसी सरफेस से एडजॉर्ब कराते हो, आपस में उसको मतलब कि कैसे उसके आपस में, क्योंकि एक सेल तुम्हारे काम का नहीं होगा, तुम्हें ग्रुप ऑफ सेल चाहिए, तो उन आपस के सेल को जैसे मान लीजिए मल्टीपल तुम्हें सेल की जरूरत पड़ रही है, मल्टीपल एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, तो एक सेल हो गया, मान लीजिए एक तरह का सेल है उसमें तुमने एक एंजाइम लगा दिया, दूसरे एंजाइम के लिए तुमने दूसरे तरह का सेल यूज किया, तीसरे एंजाइम के लिए तुमने तीसरे सेल का यूज किया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या तुम्हारा है कॉस्ट इफेक्टिव कब होगा कि तुमने एक ही चीज डाला, जैसे इसको इमेजिन करो कि एक जैसे बॉल है, उस बॉल में तुमने जैसे तुम कोरोना को चलो इमेजिन करो, कोरोना के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन लगे रहते हैं ना ऐसे तक्के तक्के से, है ना। तो वही समझो कि एक ऐसे एक ही मीडियम है, उस पर तुमने कई तरह का एंजाइम जो है कई तरह के उसके स्पाइक प्रोटीन लगा दिए, है ना। तो क्या होगा, एक ही तुमने बॉल डाला मीडिया में और तुम्हारा सारा का सारा प्रोसेस जो हो गया, तुमने झट से उसको निकाल भी लिया, प्रोसेस भी आराम से हो गया, है ना। तो यही कह रहा है। अब मेन है कि सारे एंजाइम को, सारे माइक्रोबियल सेल को तुम्हें एक साथ लाना है, तो तुम कैसे लाओगे। आखिर जो जो तुम्हारा कोरोना जो है, कोरोना के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं, तो एक गोल सा बीच में एक बेस है ना, उसी बेस से तुम कैसे उसको इंट्रैप कराओगे। तो या तो तुम केमिकल बॉन्डिंग कराओ, या एडजॉर्शन कराओ, या आयोनिक बॉन्ड बनाओ, कौन सा बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव होगा, यही सारा इसमें मेथड कर रहा है। या कह रहा है कि तुम्हारा फिजिकल रिटेंशन में कह रहा है कि मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट करा दो। इंट्रैपमेंट में कह रहा है कि हम माइक्रोबियल सेल को एक पोरस पॉलीमर मटेरियल में हम लोग इंट्रैप करा देते हैं, है ना। कह रहा है कि माइक्रोबियल सेल्स आर इंट्रैप्ड बाय जेल्स दैट परमिट द डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बोथ सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबियल सेल को एक जेल के अंदर हम लोग इंट्रैप करा देते हैं, और उस जेल के अंदर जो है होगा, मतलब कि तुम्हारा सबस्ट्रेट भी जा सकता है और उससे प्रोडक्ट तुम्हारा बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो इंट्रैपमेंट कैन बी कैरिड आउट यूजिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल कल्चर माइक्रोबियल कल्चर इनटू पॉलीमराइजेशन मीडियम। जो भी तुम मटेरियल जो इंट्रैपमेंट मटेरियल जो तुम यूज कर रहे हो वो पॉलीमराइजेशन मीडियम डालना होगा। और इसमें तुम्हारा ये कह रहा है कि ये या तो आइनोट्रोपिक जिलेशन कर सकते हो, पॉलीमराइजेशन कर सकते हो, या माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर सकते हो। आइनोट्रोपिक जिलेशन में कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ पॉलीइलेक्ट्रोलाइट टू क्रॉस लिंक इन प्रेजेंस ऑफ काउंटर आयन टू फॉर्म हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल का जैसे फॉर्मेशन होता है। इंट्रैपमेंट बाय आयोनिक जिलेशन स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एल्जिनेट बीड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड में। एल्जिनेट बीट का यूज तुमने पढ़ा होगा कि एल्जिनेट जो होता है एक पॉलीसेक्राइड होता है, और हाँ, जिसमें कि हम लोग कैल्शियम वगैरह से बना के उसको कैल्शियम एल्जिनेट बनाते हैं। और ये कैल्शियम एल्जिनेट जो होता है ना, ये काफी मतलब स्टेबल सब्सटेंस होता है। और यही जो तुम्हारा कैल्शियम एल्जिनेट को हम लोग बना के उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम एल्जिनेट सोल्यूशन मिक्सचर बना के कह रहा है कि बीट्स ऑफ कैल्शियम फॉर्म बाय डिपिंग सेल्स सोडियम एल्जिनेट सोल्यूशन मिक्सचर कैसे बना रहे हैं ये बता रहा है। मेनली हमने क्या किया, एल्जिनेट कंटेनिंग सेल हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। उसी के ऊपर हमने माइक्रोब्स को इंट्रैप करा दिया।
दूसरा कह रहा है पॉलीमराइजेशन। जेल इंट्रैपमेंट बाय पॉलीमराइजेशन इज मोस्ट कॉमनली कैरिड आउट बाय यूजिंग पॉलीएक्रिलामाइड जेल, है ना। ये तुमने एल्जिनेट बीट्स भी सुना होगा, जिसमें एंजाइम को या जो माइक्रोबियल सेल है उसको मतलब कि कैल्शियम एल्जिनेट सेल पे इंट्रैप कराने का भी तुमने सुना होगा। पॉलीमराइजेशन करने का पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करके उसमें तुम माइक्रोब को इंट्रैप करा सकते हो, है ना, क्योंकि माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स को भी तो तुम्हें एक जगह रखना पड़ेगा ना। हावेवर हाँ, या तुम माइक्रो इनकैप्सुलेशन करा सकते हो, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड मटेरियल और माइक्रोबियल सेल सस्पेंशन आर सराउंडेड बाय कोटेड विद कंटिन्यूअस फिल्म ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल। या तो तुम पॉलीमेरिक मटेरियल कई तरह के तुम बायो पॉलीमर्स यूज कर सकते हो, एल्जिनेट यूज कर सकते हो, जेंथेन यूज कर सकते हो, या कई तरह के जो भी तुम्हें बायो पॉलीमर्स हैं उसके ऊपर तुम इनकैप्सुलेशन करा सकते हो। मतलब कि माइक्रोब्स को इन जेल में, इन बीट्स में तुम इंटरप्ट करा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या, हाँ दूसरा मेथड बता रहे हैं, लंबा प्रोसेस होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, थोड़ा ही है इसको खत्म कर देते हैं ना। दूसरा है मेम्ब्रेन retention. Semi permeable membrane with porous structure are used for retention of microbial cell. The porous membrane offer the advantage of allowing the passage of substrate and product during the reaction process. This method include dialysis tubing, type of semi or partially permeable membrane tubing made from cellulose or cellulose, which selectively allows some molecule to pass through. और या तो कह रहा है कि किसी मेम्ब्रेन में तुम माइक्रोबियल सेल को इंट्रैप करो। वो कैसे करोगे कि एक पोरस मेम्ब्रेन तुम लोगे, उस पोरस मेम्ब्रेन से मतलब कि वो पोरस मेम्ब्रेन ऐसा है जो कि सेमी परमेबल है। अब सेमी परमेबल है तो इसका मतलब कि वो कुछ सबस्ट्रेट को और प्रोसेस को वो आने जाने देगा आराम से, है ना। अब अब इसी में ये कह रहा है कि हम लोग कुछ ऐसा जैसे सेलुलोज या सेलोफोन टाइप का हम लोग कुछ मेम्ब्रेन लेते हैं, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसके थ्रू जो है वो सब्सटेंस जो होता है वो अंदर जाता है और प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा बाहर आता है। तो हम लोग ये मेम्ब्रेन रिटेंशन प्रोसेस भी करा सकते हैं। या कह रहे हैं कि बायोमास प्रोडक्शन मेथड आर यूज्ड टू सपोर्ट सेल रिलीज फ्रॉम जेल बिट्स दैट अकर सडनली एज माइक्रोकॉलोनीज from near the surface of biocatalyst. The release of cell growing in peripheral layer of highly colonized gel bits can be used effectively produce biomass in bulk. या तो कह रहा है कि कुछ हम लोग ऐसा उसमें जेल डाले या बीट्स डाले, है ना, जो कि एक बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करे और वो बायोमास मतलब कि सेल के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। तो ये कह रहा है कि दिस सेल रिलीज एक्टिविटी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल और मिक्स्ड एंड कल्चर और टू कंटिन्यूअसली इनोकुलेट फूड लिक्विड्स टू प्रोसेस फर्मेंटेड फूड सच एज फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, है ना। मतलब क्या करें कि कुछ हम लोग ऐसा कुछ मतलब कि जेल बिट्स वगैरह यूज करें क्योंकि तुम्हारा माइक्रोबियल सेल को के नंबर को बढ़ा दे और मतलब कि उसी में बायोमास का प्रोडक्शन कर दे और जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। और या तुम बल्क लैक्टिक स्टार्टर कल्चर का यूज कर सकते हो, है ना। इसमें सिंपली देखो ये कह रहा है कि द इमोबिलाइज्ड cell technology can be explored to produce mixed lactic starter in continuous fermentation. The high IC concentration result in higher productivity and decreased contaminated due to high dilution and immobilization. इसमें कह रहा है कि जो हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है जो फर्मेंटेड मिल्क तुम लोग यूज करते हो उसका तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग मिक्स्ड कल्चर जो है वो यूज करते हैं। तो हम लोग इस मतलब कि इस मिक्स कल्चर में हम लोग इमोबिलाइज सेल टेक्निक को हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा स्टार्टर फेलर का जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, स्टार्टर फुल सिंगल अगर तुम कल्चर यूज करते हो तो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वो बैक्टीरियोफाज से खराब हो सकता है। तो उस प्रोसेस में हम लोग जनरली मिक्स कल्चर को डालते हैं। तो अगर हम लोग मिक्स कल्चर को अलग अलग मतलब कि दोनों को मिक्स करके डालते हैं उसकी बजाय अगर हम लोग इमोबिलाइज टेक्निक को यूज करें तो वो काफी इफेक्टिव होगा।
ये इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं मास प्रोबायोटिक कल्चर के लिए भी यूज करते हैं। इमोबिलाइज सेल कल्चर का ये यूजेस बता रहा है कि कहाँ यूज करते हैं, तो तुम प्रोबायोटिक कल्चर को यूज करने के लिए भी बनाने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोबायोटिक कल्चर जो है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसमें एक स्ट्रेन नहीं कई स्ट्रेन ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया यूज कर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह सारे सेल को इमोबिलाइज करके एंड हम लोग मतलब कि जो भी हमारा जो फर्मेंटेटिव मीडिया है उसमें हम लोग डालते हैं। इसका और यूज कह रहा है कि हम लोग प्री फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। सो कह रहा है कि द कंटिन्यूअस इनोकुलेशन प्री फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क और योगर्ट प्रोडक्शन इन स्टिर टैंक रिएक्शन बाय सेपरेटली इंटरप्ट। देखो, अगर हम लोग जानते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में मतलब कि टाइम लगता है, तो अगर जहाँ भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे अगर हम थोड़ा प्री फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर लगा दें तो फर्मेंटेशन टाइम जो है वो 50 से 20% हमारा घट सकता है। तो इसके लिए क्या कर रहा है कि मतलब कि जो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुसाई सब स्पीसीज बल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो दो स्पीसीज है, इसको क्या करा रहा है कि इंट्रैप करा दे रहा है कैल्शियम एल्जिनेट बीड में, है ना। और इस कैल्शियम एल्जिनेट बीड से पहले उसको क्या कर रहा है कि पहले इसका ट्रीटमेंट दे रहा है और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस से क्या कह रहा है कि 15 से 20% जो है वो हमारा जो टाइमिंग है मतलब कि खासकर जो इसका एग्जांपल दिया है लिक्विड योगर्ट कल्चर का, उसमें तुम्हारा घट जा रहा है। द इनोकुलेशन प्री फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क फॉर फ्रेश चीज प्रोडक्शन विद अ मिक्स कल्चर इंट्रैप्ड इन केक कैराजीन एलबीजी जेलविड आल्सो हैव बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड। मतलब कि जैसे चीज प्रोडक्शन भी तुम्हारा जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है, तो अगर हम सेल इंट्रैप करा दे पहले कुछ जो माइक्रोबियल स्पीसीज है उससे हम लोग कुछ प्री फर्मेंटेशन अगर प्रोसेस हम लोग कर देते हैं तो हमारा प्रोसेस जो होगा वो काफी रिड्यूस कर जाता है। What metabolic production, the ultrafiltration of chi with hydrogen vapor permease which is limited इस ये जो मतलब कि जब हम लोग चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली जो वे होता है उसमें मतलब कि परमेज एंजाइम जो होता है, कुछ परमेज एंजाइम तो उसमें डिजोल्व रहता ही है। तो इमोबिलाइज सेल कल्चर टेक्निक को हम लोग यूज कर सकते हैं इस एंजाइम को वापस रिकवर करने में। So the immobilized cell technology can be used for production of different metabolites and functional ingredients from LAB using this low value whey permease containing high lactose and minimum content used as a culture medium for the production of lactic structure and metabolite। अच्छा, ये जो इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी है इसमें जो हम लोग वे, क्योंकि वे के अंदर कुछ परमेज, कुछ एंजाइम्स एंड कुछ मिनरल कंटेंट भी होते हैं, तो इस वे को कह रहा है कि हम लोग लैक्टिक स्टार्टर कल्चर और मेटाबोलाइज को मतलब एक हम लोग कल्चर मीडिया के की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो तुम्हारा इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी है इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं ये इसका बताया। तो इसमें ये भी बता रहा है कि अगर हम लोग लैक्टिक स्टार्टर कल्चर को, क्योंकि ये जो जो तुम्हारा चीज के बाद जो तुम्हारा वे रहता है उसमें कई तरह के एंजाइम्स, कई तरह के सेल्स भी होते हैं, तो इसको एज ए मीडिया यूज कर सकते हो फॉर द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह कह रहा है कि जो लैक्टिक, इससे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं। हाई लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हैव बीन obtained ड्यूरिंग कंटीन्यूअस, जैसे ये जो तुम्हारा आईसी टेक्निक है, इमोबिलाइज सेल कल्चर टेक्निक है, इससे ये पाया गया है कि इसमें हाई लैक्टिक एसिड प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पाया गया है। ये जो ईस्ट एक्सेट सप्लीमेंटेड वे परमेज इसका जब यूज करके मतलब कि फर्मेंटेशन कराया गया, तो फर्मेंटेशन कराने के बाद इससे जो तुम्हारा लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है और उससे जो तुम्हारा एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम का कह रहा है कि उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी है और उसको हम लोग फिर कंटिन्यूसली भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक्सोपोलिसैकेराइड के प्रोडक्शन में इसका यूज कह रहा है कि वेरी लिमिटेड रिसर्च है, इसमें यही कह रहा है कि एक पोरस सॉल्व सपोर्ट लिया गया जिसका नाम ये दिया गया इमोबासिल
ऑब्वियसली इमोबिलाइज सिलिका जेल होगा, जिसको कि मतलब ऑब्वियसली ये नाम दिया है। और इसके ऊपर तुम्हारा एल रेमोसस इस स्पेसीज को इमोबिलाइज कराया है, इस तुम्हारा सॉलिड सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। और ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड है, तो ये तुम्हारा इमोबिलाइज सेल हो गया। अब ये कह रहा है कि जो द प्रोडक्शन ऑफ जो पॉलीसेकेराइड ड्यूरिंग पीएच कंट्रोल, हाँ, इसका दिया गया। तो इससे ये बता रहा है कि आईसी टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन चेंज इन सेल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज एग्रीगेट कंटेनिंग वेरी हाई सेल एंड इनसॉल्युबल ईपीएस कंसंट्रेट, है ना। जब यूज किया गया तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मतलब कि जो इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू जब उसके जो माइक्रोब्स के सेल मॉर्फोलॉजी को और उसके फिजियोलॉजी को स्टडी किया गया, तो इसमें देखा गया कि ये बहुत मतलब लार्ज एग्रीगेट का सेल का फॉर्मेशन करता है। और उसमें जो इक्सोपॉलीसेकेराइड कंसंट्रेशन है वो मतलब कि इनसॉल्युबल इक्सोपॉलीसेकेराइड कंसंट्रेशन जो है वो उसमें बढ़ा हुआ है। द हाई पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेन इसका भी यूज किया गया। ये एल रेमोसस जो है इसको भी इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब ऑब्वियसली ये सिलिका जेल के ऊपर इस सेल को ये इंट्रैप करा के और इक्सोपॉलीसेकेराइड का प्रोडक्शन इसमें देखा गया होगा, तो देखा गया कि इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ है। मतलब जो इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम इक्सोपॉलीसेकेराइड का प्रोडक्शन देख रहे हो। और इमोबिलाइज सेल कैसे कर रहे हो, तुमने सिलिका जेल यूज किया, उसके ऊपर इस तरह के जो तुमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको तुमने इमोबिलाइज कर दिया, और इस इमोबिलाइज सेल का यूज तुम कर रहे हो एक्सोपॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन के लिए। तो जब तुम इसका भी देखते हो, ये इमोबिलाइज सेल को भी जब तुम देखते हो तो देखते हो कि तुम्हारा एक तो सेल कंसंट्रेशन भी तुम्हारा बढ़ा हुआ, मतलब कि सेल का नंबर भी बढ़ गया हुआ जो तुम्हारा इमोबिलाइज है, एंड तुम्हारा एक्सोपॉलीसेकेराइड का प्रोडक्शन भी तुम्हारा बढ़ा हुआ है। इसी तरह जब इस स्ट्रेन को यूज किया गया, ये एग्जाम्पल है, ये फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सिंपली यही जानना है कि एक्सोपॉलीसेकेराइड के प्रोडक्शन में भी तुम्हारा जो इमोबिलाइज सेल है वो कैसे रोल कर रहा है। तो ये तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एक्सोपॉलीसेकेराइड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा हुआ है। तो मतलब कि इसी तरह बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन का भी देखा गया। बैक्टीरियोसिन में भी इस तरह के स्पेसीज जो है वो उसको आईसी इमोबिलाइज एलबीजी जेल में उसको इमोबिलाइज करके बैक्टीरियोसिन का प्रोडक्शन देखा गया। बैक्टीरियोसिन तुम्हें पता है कि क्लोजली रिलेटेड जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है, जिसको कि तुम फूड के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। मतलब ये नेचुरल एंटीबायोटिक कह सकते हो, नेचुरल एंटीबायोटिक कह सकते हो, जिसको तुम फूड में भी यूज कर सकते हो। और क्योंकि ये नेचुरल होता है, ये केमिकल नहीं होता, तो इसमें बैक्टीरिया से ही निकलता है और बैक्टीरिया को ही ये किल करता है। तो ये बैक्टीरियोसिन के प्रोडक्शन में भी देखा गया कि इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी जो है वो काफी यूजफुल है। अब अदर एप्लीकेशन बता रहा है कि नोवेल टेक्नोलॉजी वेयर डेवलप्ड कई तरह के में पाया गया कि लिक्विड सब्सट्रेट के फर्मेंटेशन में भी यूज हो रहा है। तो तुम्हारा जो मतलब कि ये इसके बियर वगैरह के प्रोडक्शन, वाइन एंड बियर वगैरह के प्रोडक्शन में भी इसका इमोबिलाइज सेल टेक्निक का यूज हो रहा है। तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी। एक बार और हम शुरू से मतलब रिवाइज करा देते हैं ताकि याद हो जाए। देखो एंजाइम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी हम लोग चीज की बात करें तो चीज में सारे एंजाइम्स तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है। रिनेट होता है, प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड। इसका क्या क्या यूज है वो पहले के भी चैप्टर में पढ़ चुके हो, उसके पहले भी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या क्या इमोबिलाइजेशन टेक्निक है यही बताया गया है कि हम लोग क्यों ना मतलब एंजाइम को इमोबिलाइज कर दे। और इमोबिलाइज हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, हमको मेन उसकी मोबिलिटी बंद करनी है ना, ताकि वो हमारा सोल्यूशन में मिक्सअप नहीं हो जाए। सोल्यूशन में चला गया तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, बहुत टीडियस मेथड है। तो इसको इमोबिलाइज करने का ये डिफरेंट जो है वो मेथड बता रहा है, जिसको कि नेल्सन एंड ग्रिफिथ ने डेवलप किया था। अब इमोबिलाइजेशन का क्या क्या एडवांटेज है तो अच्छी तरह से जानते हो। रिएक्शन फास्ट होगा, उसकी रिकवरी आसान होगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, बेटर प्रोडक्ट बनेगा, फ्लेवर वगैरह जितना याद है वो कर सकते हो। जो भी तुम्हारा हैरस इन्वायरमेंट दे रहे हो, पीएच या टेम्परेचर वगैरह से ट्रीट दे रहे हो, अगर सेल इमोबिलाइज रहेगा, एंजाइम इमोबिलाइज रहेगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी वो लॉस नहीं होगी। और उसको तुम लोग बार बार हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं, है ना। उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। कई तरह की सुविधा जो होगी वो इमोबिलाइज, क्योंकि लिक्विड में देखते हो ना
एंजाइम को लिक्विड में ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल होता है, कई तरह की मुश्किल आता है। अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में अगर इमोबिलाइज करें, सॉलिड फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करें तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है ना। अब ये तुम्हारा जनरल मेथड बताया कि क्या कैसे कैसे हम लोग इमोबिलाइज करते हैं। या तो किसी कैरियर से हम लोग बाइंड करते हैं, कैरियर बाइंडिंग के लिए या तो ये दो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है या आयोनिक बॉन्डिंग, ये दो प्रोसेस है। बेसिक थिंग इज क्या कि हम लोग कोई कैरियर यूज कर रहे हैं, उस कैरियर से हम लोग एंजाइम को बाइंड करा दे रहे हैं। अब एंजाइम जो है या तो उससे फिजिकली मतलब कि फिजिकल बॉन्ड के थ्रू है ना, अपना कुछ फिजिकली बस खाली उससे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और या तो कुछ आयोनिक कुछ एक्सचेंज करके, आयन एक्सचेंज करके उससे एकदम बिल्कुल टाइटली बॉन्ड हो जा रहा है ना। क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो हो सकता है कि एंजाइम जो है वो वापस भी निकल जाए, लेकिन अगर तो हम आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं तो एंजाइम जो है वो सरफेस से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, और ज्यादा वो यूजफुल भी होगा। और या तो हम लोग कोवैलेंट बाइंडिंग, ये सारा जो है वो प्रोसेस है। अपना एंजाइम कैसे बाइंड होता है ये मतलब कि तुम्हारा अपना आउटलुक है कि तुम कैसे उसको बाइंड कराते हो और कैसे यूज करते हो। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है या क्रॉस लिंकिंग है, या इंट्रैपमेंट करा देते हो, किसी किसी भी एंजाइम को किसी जेल में इंट्रैप करा लेते हो, या किसी किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में तुम उसको इंट्रैप करा लेते हो, है ना। या तो जेल लो या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लो, उसमें तुम एंजाइम को ट्रैप करा रहे हो। आप कह रहे हैं कि क्या क्या इमोबिलाइज एंजाइम का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यहाँ पे बता दिया कि तुम या तो तुम होल सेल इमोबिलाइजेशन इसमें हम लोग करते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम लोग होल सेल इमोबिलाइजेशन कर दे, है ना, तो कह रहा है डिफाइन द फिजिकल कंफाइनमेंट और मेट्रोलाइजेशन ऑफ इंटैक्ट सेल टू अ सर्टेन रीजन और स्पेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सम डिजायर्ड कैटालिटिक सेल ग्रो ऑन सरफेस ऑफ द सेल ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द। या तो हम लोग होल सेल को इमोबिलाइजेशन कर लेते हैं। होल सेल इमोबिलाइजेशन में कह रहा है कि सारे सेल को हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह ले आएंगे। सिंपल यहाँ कह रहा है कि द टर्म इमोबिलाइजेशन कीपिंग सेल इन वन प्लेस, जितने भी तुम्हारे सेल्स हैं जो तुम्हारा रिएक्शन मीडिया में फ्लोट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में फ्लोट कर रहे हैं, उन सारे सेल को तुम एक जगह ले आओ, न्यूट्रिएंट मतलब कि और उसके ऊपर हमें न्यूट्रिएंट को फ्लो कराना है ना। यहाँ माइक्रोबियल सेल इमोबिलाइजेशन की बात कर रहा है। माइक्रोब से ही तुम्हारा एंजाइम निकल रहा है, याद रखना, माइक्रोब से एंजाइम निकल रहा है। तो तुम माइक्रोब से एंजाइम निकालने का जो इतना टीडियस मेथड करो, उसके बजाय हम क्यों ना माइक्रोब्स को ही ले ले और वही माइक्रोब्स को हम लोग मीडिया में डाल दें। अब उस माइक्रोब्स को कैसे डालेंगे, उसके पूरे सेल को इमोबिलाइज करके डालेंगे। अब ये जो प्रोसेस होगा तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस की तरह होगा, है ना, क्योंकि माइक्रोब्स को डाल रहे हो, ऊपर से कुछ नहीं डालो, माइक्रोब्स अपना नेचुरली एंजाइम सेक्रेट करेगा, जैसे जैसे तुम्हारा रिएक्शन मीडिया होगा नेचुरली अपना एंजाइम सेक्रेट करेगा, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह भी हो जाएगा, है ना। तो अब ये कह रहा है कि अब इसका क्या क्या एडवांटेज है। ऑब्वियसली जब तुम सिर्फ सेल को डाल रहे हो, तुम एंजाइम को नहीं डाल रहे हो, तुम माइक्रोबियल सेल को एक जगह इमोबिलाइज करके, सारे सेल को एक जगह कलेक्ट करके, किसी किसी बीड्स में बंद करके या किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ट्रैप करके तुम उसको डाल रहे हो किसी रिएक्शन मीडिया में। तो ये क्या है, तुमको सेल को हटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक जेल में ट्रैप है, वो एक बीड में है, तुम्हारा रिएक्शन खत्म हो गया, सेल को हटा लिए, है ना। और ये जो प्रोसेस है तुम्हारा बिल्कुल कंप्लीट तुम्हारा नेचुरल एक्टिविटी हो गया। इसमें क्या होगा कि एंजाइम की एफिशिएंसी एंड मतलब कि उसकी पोटेंशियलिटी दोनों ही बड़ी बड़ी रहेगी। और तुम्हें जैसे मान लीजिए कि कई मल्टी वेरिएंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कई तरह के एंजाइम की जरूरत हो रही है, तो तुमने क्या किया, सारे सेल को एक ही बिट्स में तुमने ट्रैप कर लिया। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम बनाने वाले जो माइक्रोबियल सेल है उसको तुमने एक ही सेल, एक ही जेल में या एक ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में तुमने ट्रैप कर दिया और उसको तुमने रिएक्शन मीडिया में डाल दिया। तो क्या होगा, जो तुम्हारे मल्टी वेरिएंट एंजाइम की जो नीड है वो बार बार तुम एक ये एंजाइम डाल रहे हो, फिर दूसरा एंजाइम डाल रहे हो, तीसरा एंजाइम, वो क्या होगा, सेल ही अपना जब जब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उस आधार पे वो अपना एंजाइम जो होगा वो रिलीज करेगा। तो क्या है, इससे तुम्हारा जो मल्टी वेरिएंट एंजाइम एप्लीकेशन है उसका भी वो तुम्हारा घटेगा। उसके बाद एंड प्रोडक्ट जो होगा वो तुम्हारा बहुत अच्छे से इसमें रिकवर होगा, है ना। क्योंकि जो तुम्हारा सेल है, सेल क्या है, सेल एक सेमी परमेबल अगर मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो तो वो जो मेम्ब्रेन है वो तुम्हारा सब्सट्रेट को भी अंदर आने देगा, सेल के अंदर अपना रिएक्शन कर दिया, बाहर निकाल दिया प्रोडक्ट। तो तुम्हारा ये प्रोसेस जो होगा वो बहुत आसान सा हो गया और प्रोसेस जो है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि माइक्रोबियल सेल को मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है।
बस तुम्हें उसमें ट्रैप करने और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को जो तुम यूज कर रहे हो उसी में जो तुम्हारा पैसा लगेगा। अदरवाइज जो एंजाइम को जो तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको सोल्यूशन से अलग निकाल रहे हो, ये प्रोसेस काफी टीडियस है। बजाय इसके कि तुम उस मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करो जो कि हाई एंजाइम प्रोड्यूसिंग है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह लाओ, सेल में ट्रैप करो और उसको डायरेक्ट रिएक्शन में डाल दो। क्लियर है राजकुमार? समझ में आ रहा है ना? अब इसमें डिसएडवांटेज भी बता दिया कि क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब ये तुम्हारा बताया है कि कैसे कैसे तुम सेल मतलब कि पूरे सेल को इमोबिलाइज कर सकते हो। तो या तो ये कह रहा है कि जो कुछ सेल जो होते हैं वो वीक बॉन्ड से बने होंगे, तो वीक बॉन्ड से तुम बनाओगे तो फिर जैसे तुम हैरिस जैसे पीएच अगर दोगे, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो दोगे, तो हो सकता है कि वो बॉन्ड आपस में जो सेल की है वो ब्रेक हो जाए, तुम्हारा इफेक्टिविटी जो है उसका घट जाए। और या तो तुम क्या करो कि उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब कि सेल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए तुमने कई तरह के केमिकल यूज किए, जैसे ग्लूटाल्डिहाइड वगैरह तुमने यूज किया, ताकि सेल के बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने और वो सेल जो है वो सारे एक जगह रहे, है ना। और या तो तुम उसकी फिजिकल रिटेंशन कराते हो, फिजिकल रिटेंशन कराते हो, इंट्रैपमेंट कराते हो। इंट्रैपमेंट के लिए फिर वही बोला कि या तो कोई तुम एक मटेरियल लेते हो, पॉलीमेरिक मटेरियल लेते हो, उसके ऊपर तुम सेल को इंट्रैप कराते हो, है ना। और ये सारे मेथड्स तुमने बताया, ये दिया हुआ आयनिक आयनोट्रॉपिक जिलेशन है, तो तुम किसी जेल में उसको ट्रैप कराओ, जैसे कि एग्जांपल दिया जिलेट का एग्जांपल दिया, या उसकी पॉलीमराइजेशन करा दो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल में उसकी पॉलीमराइजेशन कराए, या उसको किसी कैप्सूल वगैरह में, जैसे कि हम लोग कैप्सूल या टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो जॉनसन इन सब में उसको कैप्सुलेटेड सेल को कैप्सुलेटेड फॉर्म में तुम करके डाल दो। दूसरा कह रहा है कि ये एक तो हो गया तुम्हारा कि तुमने जो ये मेथड इसमें लगाया था कि तुमने इंट्रैपमेंट कराया। दूसरा तुमने कराया मेम्ब्रेन के रिटेंशन, या तो तुम मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, किसी मेम्ब्रेन के अंदर, पहले भी बताया जा चुका है कि या तो उसकी फिजिकल रिटेंशन कराते हैं या मेम्ब्रेन रिटेंशन कराते हैं। तो मेम्ब्रेन रिटेंशन में यही कह रहा है कि इसमें हम लोग जैसे कि इस तरह का तुमने यूज किया हुआ है, कई तरह के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह, इसमें होलो फाइबर एटमॉस्फेरिक आइनोस्ट्रॉपिक मेम्ब्रेन वगैरह यूज किया है। होलो फाइबर किसी फाइबर उबर के थ्रू मतलब कि उसमें माइक्रोस्कोप करके, ताकि उसकी सेमी परमेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि माइक्रोब को अगर तुम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में नहीं इंटरेक्ट करोगे तो उससे तुम्हारा जो एंजाइम्स है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, सबस्ट्रेट उसके अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज है वो जरूरी है। और या तो कह रहा है कि तुम बायोमास प्रोडक्शन करो। बायोमास प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि जो सेल है, सपोर्ट सेल रेज फ्रॉम जेल बिट्स, मतलब कि जो माइक्रोब्स है उसको किसी जेल बिट्स पे हम लोग इंट्रैप करा के और उसके प्रोडक्शन को हम लोग इनकरेज कराते हैं, जिससे कि मास प्रोडक्शन हो और वो कंटिन्यूअसली अपना कल्चर में वो अपना प्रोडक्शन करता रहे और एंजाइम जो है वो देता रहे। अब इसी सब का ये जो बायोमास प्रोडक्शन है ना, इसी का देखो ये सारा एग्जांपल दिया है कि कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ है। जैसे देखो प्रोडक्शन ऑफ बल्क लैक्टिक स्टार्टअप कल्चर में ये इमोबिलाइज्ड सेल टेक्निक का यूज किया है, जहाँ के बायोमास प्रोडक्शन का ये यूज किया है। या मास प्रोबायोटिक कल्चर में इसका यूज किया है। प्री फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, अगर प्री फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क में हम लोग ये बायोमास प्रोडक्शन और इमोबिलाइज्ड टेक्निक का हम लोग यूज करें, तो कह रहा है कि हमारा चीज का राइपनिंग टाइम भी घट जाता है, या किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो प्रोसेस टाइम है वो घट जाता है। और ये सब तुम्हारा मेथड्स है इसका, मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, या एक्सोपॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन के लिए, इन सब का यूज, या बैक्टीरियोसिन के प्रोडक्शन के लिए, ये इन सब जगह सेल इंट्रैपमेंट मतलब कि जो इमोबिलाइज टेक्निक ऑफ एंजाइम है ना, या तो माइक्रोबियल सेल में या बायोमास प्रोडक्शन में, इन सब का यूज जो है वो इन सारे प्रोसेस में किया। ठीक है, यही तुम्हारा है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ दिक्कत? तो अच्छी तरह से आ ही रहा है। ठीक है राजकुमार, फिर कल क्लास लेंगे, है ना। उसका एक बार नंबर हमको भेज देना। ठीक है मैम, बात कर लेते हैं एक बार, फिर आपको एक बार बात कर लेना तुम। ये 3 यूनिट तक तो हमारा पूरा हो चुका ना, चौथे यूनिट का मांग है, जो हो चुका उसका लेके क्या करें। चौथा सिलेबस तुमने भेजा होगा, मेरा तो सब पे छूट गया ना डिपार्टमेंट में। तुम सिलेबस एक बार भेजे थे ना, एक बार और हमको सिलेबस भेज देना तो। यस मैम।
अच्छे से और देते हैं। देखो जो यूनिट 3 है ना,